सिर्फ शेखावत फैमिली ही प्रतीक की चिंता का विषय नहीं थी, उसकी फिक्र अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को लेकर भी थी, जिसकी वजह से उसे काफी वीकनेस महसूस हो रही थी। शेखावत फैमिली की ताकत भी कुछ कम नहीं है। इस हाल में मैं उनसे लड़ूं तो कैसे लड़ूं? प्रतीक को चिंता में देखकर गिरीश ने पूछा, सर आप किसी बात को लेकर टेंशन में लग रहे हैं। प्रतीक ने गिरीश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वेल डन गिरीश, तुमने इतने दिन हार्ड टाइम फेस किया, फिर भी लॉयल रहे। प्रतीक ने गर्दन झुकाकर गहरी सांस खुद पर प्राउड फील कर था। मैं तुम्हें अपने मार्शल आर्ट की सीक्रेट स्क्रिप्ट दूंगा, उसे गौर से पढ़ना। प्रतीक की बात सुनकर गिरीश खुद पर प्राउड फील कर रहा था। आपने मुझे इस काबिल समझा सर, ये मेरे लिए गर्व की बात है। गिरीश ने एक्साइटमेंट से भरी टोन में कहा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पास भी प्रतीक सर जैसी पावर होगी। गिरीश अपनी इस सोच में डूबा हुआ था कि प्रतीक ने उसके कंधे पर टैप किया। गिरीश, कहाँ खो गए तुम? गिरीश एकदम हड़बड़ा गया। उसने कहा, कुछ नहीं सर, आपकी बात के बारे में ही सोच रहा था। प्रतीक ने उसे ऑर्डर दिया, मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ मीनाक्षी को बंदी बनाकर रखा है। प्रतीक की बात सुनकर गिरीश थोड़ा हैरान हुआ। उसने थोड़ा डरते डरते कहा, सर इस हाल में अभी? प्रतीक ने उसकी बात को आधे में ही रोक दिया। मैं ठीक हूँ गिरीश, इट्स अर्जेंट। गिरीश के पास प्रतीक की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। प्रतीक ने पार्थी को फोन किया, गिरीश के साथ कुछ काम से जा रहा हूँ, तुम डिनर के लिए रेडी रहना। मैं एक अच्छा सा होटल देखकर तुम्हें कॉल करूंगा, वहीं आ जाना। पार्थी के रिएक्शन का वेट किए बगैर प्रतीक ने फोन रख दिया। उसे पता था कि पार्थी उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। प्रतीक और गिरीश हॉस्पिटल से निकल गए। करीब 20 मिनट तक गिरीश तेज स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता रहा। कुछ देर बाद दोनों शहर से बाहर एक सुनसान सड़क पर पहुंच चुके थे। थोड़ी ही देर में एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई दी। गिरीश ने कार उसी बिल्डिंग के सामने रोक दी। ये बिल्डिंग किसी पुराने विला की तरह लग रही थी। बिल्डिंग के अंदर अग्निहोत्री फैमिली के बहुत सारे गार्ड्स तैनात थे। विला में जाने से पहले प्रतीक ने अपनी व्हाइट शर्ट दोबारा पहन ली। वो ये नहीं चाहता था कि मीनाक्षी उसकी वीकनेस के बारे में जान ले। हालांकि उसका एक हाथ अब इतना कमजोर था कि उसे सहारा देने के लिए बैंडेज बंधी हुई थी। विला के एक बड़े से हॉल में मीनाक्षी एक चेयर पर बंधी हुई थी। उसके आसपास बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। प्रतीक उसके सामने बैठा और बोला, मेरी और मेरी फैमिली के खिलाफ तुमने बहुत साजिशें रची हैं मीनाक्षी। प्रतीक की आवाज में गुस्सा और नफरत घुली हुई दिख रही थी। प्रतीक को अपने सामने देखकर डर से मीनाक्षी का बुरा हाल था, लेकिन डर दिखाने की जगह वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसे पागलों की तरह हंसता देख प्रतीक का गुस्सा और भी बढ़ गया। मीनाक्षी ने गुर्राती हुई आवाज में कहा, तुझे और तेरी माँ को जिंदा छोड़कर मैंने गलती कर दी। तुम दोनों को उसी दिन बाहर देना चाहिए था जिस दिन तुम्हें घर से बाहर निकाला था, पर कोई बात नहीं, तेरी माँ को तो खत्म कर ही दिया। प्रतीक को इस कदर गुस्सा आया कि उसने मीनाक्षी को एक जोर का चाटा मारा। मीनाक्षी उसके बाद भी हंसती रही। मुझे एक मौका और मिलाना प्रतीक, तो मैं तुझे मारने में देर नहीं करूंगी, मीनाक्षी ने नफरत भरे अंदाज में कहा। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ दिख रहा था। प्रतीक ने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा, तेरी वजह से मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया गया था। मैंने उसके लिए कभी तुझे दोष नहीं दिया, वो पापा की गलती थी, लेकिन तूने उन्हें मार दिया, मेरी माँ को भी मार दिया, इसलिए तुझे मरना ही होगा। मीनाक्षी खौफ में थी, लेकिन पागलों की तरह हंसती ही जा रही थी। तेरी वजह से मेरे सारे प्लान्स चौपट हो गए। मैं अगर मर भी गई तो भूत बनकर तेरा पीछा करूंगी। प्रतीक उससे और ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। वो सीधे पॉइंट पर आया। मीनाक्षी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम और नरसिम्हा एक टीम कब बने थे? मीनाक्षी प्रतीक का सवाल सुनकर हैरान थी। उसे लगा था कि प्रतीक उससे पुरानी बातों का बदला लेने वाला था, लेकिन प्रतीक तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता था। मीनाक्षी की आंखों में उम्मीद की किरण दिख रही थी। उसे लगा था कि प्रतीक अब उसकी जान नहीं लेगा। वो फिर हंसी। ओह, तो प्रतीक सर को अब मेरी हेल्प चाहिए? मीनाक्षी के इस अंदाज पर प्रतीक ने तिरछी सी स्माइल दी। असल में प्रतीक उससे ये जानना चाहता था कि प्रतीक की वीकनेस का नरसिम्हा को कब पता चला था। ये बात और कितने लोग जानते थे? मीनाक्षी बहुत देर तक कुछ सोच रही थी।
प्रतीक ने जोर से चिल्लाकर पूछा, तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? मीनाक्षी ने प्रतीक की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कनिंग सी स्माइल थी। प्रतीक समझ गया कि मीनाक्षी फिर से कुछ प्लान कर चुकी है। मीनाक्षी ने कहा, चलो एक डील करते हैं। तुम मुझे इंडिया से बाहर जाने में मदद करो, मेरे रहने का इंतजाम करो। बदले में मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी और वादा करती हूँ फिर तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। उसकी बात सुनकर इस बार प्रतीक जोर से हंस पड़ा। ओह फैंटास्टिक, तुम्हें लगता है कि तुम नेगोशिएट कर सकती हो? मीना का कॉन्फिडेंस देखकर गिरीश भी हैरान था। प्रतीक गुस्से से तमतमा रहा था। उसने कड़क आवाज में कहा, यू हैव ओनली वन चांस, मुंह खोलो वरना मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। प्रतीक की आवाज से साफ जाहिर था कि वो मीनाक्षी को रियायत देने के लिए तैयार नहीं था। मीनाक्षी ये समझ गई थी कि उसकी उम्मीद बेकार थी। प्रतीक किसी भी तरह से उसकी बातों में फंसने वाला नहीं था। प्रतीक भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा था। उसकी चुप्पी उसकी बातों से ज्यादा खतरनाक थी। हो सकता है कुछ बताकर ही अपनी जान बचा सकूं। मीनाक्षी ने ये सोचा और प्रतीक के अगले सवाल से पहले ही कहना शुरू कर दिया, हम दोनों की मुलाकात बाय चांस ही हुई थी। उसकी मदद से ही मैंने ओबेरॉय फैमिली के एम्पायर पर कब्जा करने का प्लान बनाया था। नरसिम्हा ही मुझे हर कदम पर गाइड कर रहा था, लेकिन तुम्हारे आते ही सब गड़बड़ हो गई। मीनाक्षी ये कहते कहते रुक गई। मीनाक्षी ने पहले से ज्यादा खतरनाक टोन में कहा, नरसिम्हा ने तुरंत प्लान रोकने के लिए कहा। मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि तुमसे दूर रहूं क्योंकि तुम उसके शिकार थे। प्रतीक बहुत गौर से मीनाक्षी की एक एक बात सुन रहा था। नरसिम्हा के साथ और कौन कौन है? प्रतीक ने उससे पूछा। उसके सवाल को नजरअंदाज कर मीनाक्षी ने कहा, तुम थोड़े दिन में जयपुर आ गए और तुमने शिवम राठौर को भी मार डाला। मीनाक्षी ने मायूसी से कहा। इतनी बातें सुनकर प्रतीक को ये एहसास हो गया था कि मीनाक्षी को नरसिम्हा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। प्रतीक मीनाक्षी की तरफ पीठ करके खड़ा था। दोनों हाथ बांधकर वो दीवार को एकटक देख रहा था। मीनाक्षी भी चुप बैठी थी और गिरीश को प्रतीक के ऑर्डर का इंतजार था। कुछ सेकंड बाद प्रतीक ने चुप्पी तोड़ी। ये हमारे किसी काम की नहीं। इतना कहने के बाद प्रतीक चुप हो गया, लेकिन गिरीश उसका इशारा समझ गया था। वो पलट के मीनाक्षी के पास जाकर खड़ा हो गया। ओह, यानी अब मेरा टाइम खत्म। मीनाक्षी पहले की तरह जोर से हंस पड़ी। वो समझ गई कि अब उसकी चंद सांसें ही बची थी। तो कैसे मारोगे तुम मुझे? तलवार से या शूट करोगे? मीनाक्षी ने गिरीश से पूछा। गिरीश ने स्माइल दी और पॉकेट से एक छोटी सी बोतल निकाल ली। उस बोतल को देखते ही मीनाक्षी को कुछ समझ में आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्रतीक सुनो मेरी बात, मुझे कुछ और भी बताना है। लेकिन प्रतीक ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। गिरीश समझ गया कि उसे मीनाक्षी की बात पूरी होने का वेट नहीं करना था। उसने बोतल खोली और उसका लिक्विड मीनाक्षी को पिला दिया। 1 सेकंड भी नहीं लगा और मीनाक्षी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी थी। सर, काम हो गया, गिरीश ने प्रतीक को रिस्पेक्टफुली कहा। प्रतीक ने पलटकर पीछे देखना भी जरूरी नहीं समझा और विला से बाहर निकल गया। गिरीश, किसी अच्छे होटल में लेकर चलो, पार्थी को भी वहीं बुला लेंगे। प्रतीक ने गिरीश को अगला ऑर्डर दिया। इसके बाद प्रतीक कार के पीछे वाली सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया, लेकिन उसे आराम नहीं था। वो अपनी हेल्थ को लेकर तो परेशान था ही, शेखावत फैमिली के मेंबर्स के बारे में सोचकर भी उसकी चिंता बढ़ी हुई थी। सुखटाल का 5 स्टार होटल न्यू मून होटल, जिसके पार्किंग एरिया में गिरीश पराशर ने कार को पार्क किया। उस एरिया में बहुत सारी लग्जरी कारें खड़ी थी और उनमें VIP नंबर्स लगे हुए थे। प्रतीक ने एक नजर उन कारों की तरफ डाली और गिरीश के साथ होटल की लिफ्ट में चढ़ गया। दोनों सीधे 7वीं मंजिल पर रेस्तरां में पहुंचे। रेस्टोरेंट का इंटीरियर बहुत ही स्टाइलिश था और नीचे लाल रंग का कालीन बिछा हुआ था। जगह जगह पर एंशिएंट स्टाइल में डेकोरेट किया गया था। दीवारों पर पहाड़ों और नदियों की पेंटिंग लगी हुई थी। प्रतीक ने पार्थी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और उसे एड्रेस बताया। इसके बाद वो फ्रंट डेस्क पर चला गया। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आपने कौन सा कमरा बुक किया है?
गिरीश पराशर ने कहा, रूम पैराडाइज। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अच्छा, मैं आपको अभी ऑर्डर दे दूंगी, आप प्लीज पेमेंट कर दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ये बात कह रही थी, पर वो प्रतीक और गिरीश की तरफ थोड़ी अजीब नजरों से देखने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि जो रूम गिरीश ने बुक किया था वो सबसे अच्छा प्राइवेट रूम था, जो सिर्फ एक रूम नहीं बल्कि पूरा एक घर था। इस रूम के आगे पीछे बगीचा था। लोग जब एक बार यहाँ खाना खा लेते तो हमेशा दूसरों के सामने शेखी बघारते थे कि उन्होंने पैराडाइज रूम में खाना खाया है। सुखटाल में ऐसे बहुत कम ग्राहक थे जो इस कमरे को बुक करवाते थे। इनमें से सुखटाल के कुछ बड़े अमीर लोग थे। रिसेप्शनिस्ट को प्रतीक और गिरीश बाहर से आए हुए लग रहे थे। गिरीश ने रिसेप्शनिस्ट को देखकर सर हिलाया और बोला, ठीक है, ये कार्ड लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। गिरीश ने एल्विस चिनॉय को खास तौर से बोलकर ये कमरा बुक करवाया था, क्योंकि सुखटाल शहर के बाहर का आदमी चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसे ये रूम बुक करने का मौका नहीं मिलता था। रिसेप्शनिस्ट ने शंका भरी निगाह गिरीश पर डाली, फिर धीरे से बोली, प्लीज वेट अ मिनट, आई वांट टू कंफर्म। रिसेप्शनिस्ट ने कहा और मन ही मन सोचने लगी, शक्ल सूरत से तो ये लोग अमीर नहीं लग रहे, पता नहीं इस कार्ड में पैसे हैं भी या नहीं। एक इतना बुढ़ा है और दूसरा बस कॉलेज का स्टूडेंट दिख रहा है। कपड़े भी कुछ खास महंगे नहीं हैं। वो रिसेप्शनिस्ट अभी ये सोच ही रही थी कि तभी चमकीले ब्रांडेड कपड़े पहने एक यंग लड़का रिसेप्शन पर आया और आते ही बोला, मिस प्रकृति तोमर, मेरे लिए पैराडाइज बुक करो, मैं वहाँ अपने 2 खास मेहमानों से मिलने वाला हूँ। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट प्रकृति ने प्रथम को आते हुए देखा, उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई और उसने रिस्पेक्टफुली उसका वेलकम किया। वो मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी मिस्टर प्रथम, एक्चुअली 2 मेहमानों ने पहले ही पैराडाइज को बुक करवा लिया है, मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूँ। जैसे ही प्रकृति ने ये बात कही, गुस्से से प्रथम की आंखें सिकुड़ गईं। उसने घूरते हुए प्रकृति की तरफ देखा और पूछा, क्या, किसने इसे बुक करवाया है? प्रकृति ने प्रतीक और गिरीश की तरफ इशारा किया। प्रथम ने घूरकर उन दोनों की तरफ देखा। गिरीश ने तुरंत कहा, सॉरी सर, मेरे बॉस ने पहले ही इसे बुक करवा लिया है, प्लीज आप कोई और रूम देख लें। प्रथम ने अजीब अंदाज में कहा, तुम्हारे बॉस ने? कहते हुए प्रथम ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में प्रतीक की तरफ देखा और बोला, मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा, आप कहीं बाहर से आए हैं क्या? प्रतीक उसके सवाल का जवाब देता उससे पहले ही प्रथम गिरीश की तरफ घूरते हुए बोला, नहीं, तुमने अपने बॉस के लिए ये कमरे को कैसे बुक करवा लिया? प्रतीक ने आराम से कहा, क्यों, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कहने के साथ ही प्रतीक रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़ा और बोला, मैडम, फॉर्मेलिटीज जल्दी पूरी कीजिए, मेरी पत्नी डिनर के लिए आने वाली है। प्रतीक को प्रथम की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अब रिसेप्शनिस्ट थोड़ा झिझक रही थी। उसने प्रतीक को पहले कभी नहीं देखा था, पर वो प्रथम को बहुत अच्छे से जानती थी। वो यहाँ के नगर निगम हेड अनंत डिमरी का बेटा था। इसके अलावा उनका पॉलिटिक्स में एक बड़ा रुतबा था और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ये कहना गलत नहीं था कि वो सुखटाल के सबसे अमीर परिवार का वारिस था, इसलिए वो उसे इंसल्ट नहीं कर सकती थी। प्रकृति थोड़ा झिझकते हुए बोली, आप दोनों को मिस्टर प्रथम के साथ इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। प्रथम ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए प्रकृति की तरफ देखा और बोला, क्या? तभी गिरीश ने भी सीरियसली प्रकृति की तरफ देखा और कहा, क्या बातचीत? ये किस तरह की बात हुई? हमने पहले कमरा बुक करवाया है, इस पर चर्चा करने की जरूरत क्या है? क्या ये हमें नीचा दिखाने जैसा नहीं है? प्रतीक ने भी झुंझला कर कहा, ये क्या बात हुई? क्या आपके होटल में कोई पैसे खर्च करके भी कमरा बुक नहीं कर सकता? तभी प्रथम ने ऊंची आवाज में कहा, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? क्या तुम पैसों का दिखावा नहीं कर रहे? मैं तुम दोनों से बहस करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम जैसे लोगों के लिए पैराडाइज जैसा कमरा रिजर्व नहीं किया जा सकता। तुम छोड़ो, तुम्हारे पैसे का भुगतान मैं कर दूंगा। तुम लोग बस निकलो यहाँ से। क्या तुमने मेरी बात सुनी? मुझे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स से मिलना है। क्या तुम मेरे बिजनेस को नुकसान पहुँचाना चाहते हो? प्रतीक ने घूरकर प्रथम की तरफ देखा और बोला, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? तभी प्रथम के साथ एक दूसरा लड़का था। उसने प्रतीक को टोकते हुए कहा, ओए चुप कर, तू प्रथम डिमरी से किस तरह से बात कर रहा है?
जानता भी है ये कौन है? इसने आज कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को खाने पर बुलाया है। क्या तू चाहता है कि यहाँ कांड हो जाए? प्रतीक ने उस लड़के की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? उस लड़के ने रूडली जवाब दिया, मैं जो भी हूँ, तुझे इससे क्या, अच्छे से बिहेव करो। प्रतीक ने कॉन्फिडेंटली कहा, मैं अच्छे से ही बिहेव कर रहा हूँ, आप मिसबिहेव कर रहे हैं। मैं आपको रूम क्यों दूं जब मैंने इसे पहले बुक किया था? प्रथम प्रतीक की बात पर हंसने लगा। सच में तुम बहुत बड़े घमंडी हो। सुखटाल में किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ इस तरह से बात करे। चलो, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, दूसरा कमरा ले लो और अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर मुझे दोष मत देना। प्रतीक ने प्रथम की तरफ कोल्ड स्माइल दी। प्रतीक समझ गया कि वो बहुत ही घटिया लड़का था। प्रतीक ने आराम से कहा, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम क्या करोगे? प्रथम ने प्रतीक को सर से पांव तक घूरा और हंसने लगा। मुझे लगता है कि तुम मूर्ख हो, अपनी हालत तो देखो। सब पता चल रहा है कि तुम अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हो। जब तुम्हारा ऐसा बिहेवियर है तभी तो तुम्हें किसी ने पीटा होगा। क्या तुम फिर से हॉस्पिटल जाना चाहते हो? जैसे ही प्रथम ने ये बात कही, गिरीश गुस्से में चिल्लाया, घटिया, बेशर्म, तुम मेरे बॉस के सामने बकवास करते हो। गिरीश का मन किया कि वो अभी प्रथम को जान से मार डाले, पर ये एक पब्लिक प्लेस था और वो ऐसा नहीं कर सकता था। गिरीश के ऐसे तेवर देखकर एक पल के लिए प्रथम शॉक रह गया। उसने झिझकते हुए गिरीश की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। फिर उसने प्रतीक की तरफ शंका भरी निगाहों से देखा। फिर वो बोला, तुम दोनों के बात करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसका मतलब तुम यहाँ के तो नहीं हो। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अमीर होने का नाटक कर रहे हो और मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा लग रहा था कि प्रथम को उन दोनों की कोई परवाह नहीं थी। गिरीश ने गुस्से में कहा, तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। गिरीश की बात सुनते ही गुस्से में प्रथम बोला, अच्छा, क्या कर लोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जुबान चलाने की? पागल हो गए हो क्या? तभी प्रथम के साथ खड़ा दूसरा लड़का गिरीश पर चिल्लाया, तुम दोनों की औकात क्या है? तुम लोगों से हमारा दोस्त तमीज से बात कर रहा है। तुमसे ये सहन नहीं हो रहा। क्या वाकई में तुम खुद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हो? इसके बाद प्रथम के दोनों दोस्त प्रथम को समझाने लगे और उनमें से एक बोला, प्रथम, देखो, तुम इनके साथ बहस करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन्हें अभी पता नहीं है कि तुम क्या चीज हो। इन्हें जरा औकात दिखा दो। तभी अचानक कुछ गार्ड्स वहाँ प्रथम के पीछे आकर खड़े हो गए। तभी प्रथम का एक दोस्त बोला, इन दोनों से क्या बात करनी है? एक तो बुढ़ा है और दूसरा गरीब सा स्टूडेंट। प्रथम हंसा और बोला, मुझे ये सीन पसंद आया। कहते ही प्रथम ने सिगरेट जलाई। फिर प्रतीक और गिरीश की तरफ नफरत से देखने लगा। प्रथम डिमरी बहुत गुस्से में था। उसने प्रतीक और गिरीश को धमकाते हुए कहा, मेरे पेशेंस को मत परखो। तुम इस होटल से बाहर निकल जाओ और मुझे दिखाई मत देना। वो अभी इतना ही कह पाया था कि उसके कुछ आदमी प्रतीक की तरफ दौड़े। गिरीश झट से प्रतीक के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस की तरफ आंख उठाने की? गिरीश जानता था कि प्रथम एक बिगड़ैल अमीरजादा था। गिरीश ने ऐसे कई लोग देखे थे जो इस तरह का बिहेव करते थे। तभी प्रथम ने गिरीश पर चिल्लाते हुए कहा, ओ बुड्ढे, तुमने मेरे आदमियों को रोकने की हिम्मत कैसे की? तभी अचानक कुछ आदमियों ने गिरीश को धक्का दिया। प्रथम ने अपने आदमियों की तरफ देखा और मजाकिया लहजे में बोला, अरे, इस बुड्ढे को क्यों धक्का दे रहे हो? कमजोर है बेचारा। इसके साथ जो लड़का है उसे सबक सिखाओ और बाहर निकालो। गिरीश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने प्रतीक की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में परमिशन मांगी। प्रतीक ने हल्के से सर हिलाया। परमिशन मिलते ही गिरीश ने अगले ही पल उन 3-4 आदमियों को लात घुसे मारकर दूर फेंक दिया। वो भी गुस्से में गिरीश पर झपटे, पर उसने सबको अधमरा कर दिया। ये देखकर प्रथम चौंक गया और गुस्से से बोला, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? अभी के अभी मेरे सामने माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें नदी में फेंकवा दूंगा। गिरीश ने गुस्से से प्रथम की तरफ देखा, फिर उसने प्रतीक की तरफ देखा, जैसे वो उससे परमिशन मांग रहा था।
प्रतीक ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन सोचने लगा। मैं पार्थी को स्पेशल फील करवाना चाहता था, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ पर इस तरह का मुद्दा बन जाएगा। दूसरी तरफ प्रथम बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने किसी को फोन लगाया। तभी एक महिला की स्वीट वॉइस सुनाई दी। ये पार्थी थी। उसने प्रतीक को देखते ही खुश होते हुए कहा, प्रतीक, मैं आ गई। तभी पार्थी की नजर वहाँ खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स के ग्रुप पर पड़ी। उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। सबने पार्थी की तरफ घूमकर देखा। प्रथम की नजर पार्थी पर पड़ी। उसकी नजरों में पार्थी के लिए अट्रैक्शन साफ दिख रहा था। उसने प्रतीक की तरफ देखा और उसे प्रतीक से जेलसी होने लगी। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए पार्थी की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर प्यार से बोला, चलो डिनर के लिए चलते हैं, मैंने एक प्राइवेट रूम बुक करवाया है। प्रतीक ने प्रथम और उन लोगों की तरफ नहीं देखा और उन्हें गिरीश के हवाले कर दिया। प्रतीक और पार्थी जैसे ही जाने लगे, पीछे से प्रथम ने टोका, तुम लोग कहाँ चले? जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगते, तुम अपना डिनर भूल जाओ। अचानक प्रथम के 2 आदमियों ने प्रतीक का रास्ता रोक लिया। प्रथम आगे बढ़ा और फ्लर्टिंग अंदाज में पार्थी से बोला, हाय ब्यूटीफुल, तुम इस स्टूपिड आदमी के साथ कहाँ जा रही हो? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपना टाइम ऐसे स्टूपिड लड़के पर बर्बाद करना चाहिए। कहते हुए प्रथम ललचाई नजरों से पार्थी की तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी, पर इतनी सुंदर लड़की का ऐसा गवार बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? क्या इसके पास दिल नहीं है? पार्थी ने घूरकर प्रथम की तरफ देखा और बोली, आप कौन हैं और आप किस बारे में बात कर रहे हैं? प्लीज अपने शब्दों पर ध्यान दें। प्रथम के साथ जो एक लड़का खड़ा था, उसने पार्थी को टोकते हुए कहा, ए लड़की, तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? ये इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। प्रतीक ने उन दोनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और गिरीश की तरफ देखते हुए बोला, गिरीश, इन्हें जरा सबक सिखाओ। इतना कहने के साथ ही प्रतीक पार्थी को लेकर पैराडाइज रूम में जाने लगा। तभी पीछे से प्रथम के आदमी आगे आए और उन्होंने प्रतीक पर अटैक कर दिया, पर गिरीश ने मौके पर उन्हें रोक लिया। गिरीश ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पीछे से प्रथम चिल्लाने लगा। गिरीश ने एक टेबल उठाया और प्रथम की तरफ फेंका। टेबल सीधा प्रथम के माथे पर लगा और उसके माथे से खून आने लगा। प्रथम दर्द से करा उठा, फिर चिल्लाते हुए बोला, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुस्से से वो कांपने लगा। अब गिरीश भी चिल्लाते हुए बोला, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। प्रथम ने गुस्से से कहा, तुम रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते हुए प्रथम ने दोबारा एक नंबर डायल किया। गिरीश ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर बोला, मेरे बॉस और उनकी बीवी के लिए डिनर का अरेंजमेंट करो, उनके लिए देर नहीं होनी चाहिए। गिरीश के एक्सप्रेशन देखकर रिसेप्शनिस्ट एकदम डर गई। अभी तक जो वहाँ हुआ था उससे वो सदमे में थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्या इसे डर नहीं है कि वो इससे बुरी तरह से बदला लेगा? गिरीश ने जब रिसेप्शनिस्ट को इतना कंफ्यूज देखा तो उसने उससे सवाल किया, क्या हुआ रिसेप्शनिस्ट, तुम होटल चला रहे हो तो क्या डिनर का इंतजाम नहीं कर सकते? रिसेप्शनिस्ट एकदम हड़बड़ाते हुए बोली, ओह हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। कुछ देर बाद प्रतीक के लिए डिनर का इंतजाम हो गया और वेटर ने पैराडाइज रूम तक खाना पहुँचाया। पैराडाइज डाइनिंग रूम में पार्थी और प्रतीक दोनों एक साथ बैठे थे। खाने की टेबल बेहतरीन तरीके से सजाई गई थी और उस पर बहुत सारे डिशेस रख दिए गए थे। इतनी सारी डिशेस देखकर पार्थी खुश थी, पर हैरान नहीं थी, क्योंकि अक्सर प्रतीक उसके लिए ऐसे सरप्राइज डिनर रखता था। पार्थी ने बड़े प्यार से प्रतीक की तरफ देखा और बोली, तुम अभी अभी ठीक हुए हो, इसलिए तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए। उसने एक कटोरी से फिश का एक टुकड़ा निकाला और प्रतीक की तरफ बढ़ाया। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए उस टुकड़े को मुंह में डाला, जो कि बहुत ही डिलीशियस था। तभी पार्थी ने चिंता जताते हुए कहा, प्रतीक, बाहर वो लोग ठीक होंगे ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो तुम्हारे साथ झगड़ा करना चाह रहे थे? प्रतीक ने लापरवाही से जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, ऐसे ही फालतू लोग हैं, तुम बस आराम से खाना खाओ। दोनों ने धीरे धीरे खाना खाया और प्यार भरी बातें की।
उन दोनों के पास ऐसे बहुत कम मौके आते थे जब वो दोनों साथ बैठकर कुछ सुकून के पल बिताएं। पार्थी को बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश थी। बाहर गिरीश ने अकेले ही प्रथम के आदमियों को संभाला। तभी एक मिडिल एजेड आदमी की आवाज आई। प्रथम, ये आदमी सच में खतरनाक है। तुम यहाँ खड़े हो और वो अंदर मजे से डिनर कर रहा है और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। प्रथम ने उस मिडिल एजेड आदमी की तरफ देखा और आराम से बोला, अंकल, मैं इसे देख लूंगा। आज के बाद ये कभी हमारे शहर में आने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रथम के अंकल अनंत शांत दिख रहे थे। प्रथम के अंकल ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, तुम लोग एक काम करो, अंदर घुसो और जो आदमी अंदर खाना खा रहा है उसे पकड़ो। उसे मार डालना भी पड़े तो भी मार डालो। मैं रिजल्ट के लिए तैयार हूँ। प्रथम के अंकल का ऑर्डर मिलते ही कुछ लड़के लोहे की रॉड लेकर अंदर घुसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे रेस्टोरेंट को तहस नहस कर देंगे। तभी रेस्टोरेंट के एंट्री गेट पर एक कोल्ड वॉइस सुनाई दी। कौन है जो अंदर घुसने की हिम्मत कर रहा है? एक यंग मैन जिसने चश्मा पहना हुआ था मेन गेट से एंटर हुआ। वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके साथ बॉडीगार्ड्स को देखकर वहाँ खड़े लोग दंग रह गए। प्रथम ने हैरानी और खुशी वाले एक्सप्रेशन के साथ कहा, हेलो भाई एल्विश, आप यहाँ कैसे? तभी प्रथम के चाचा भी आगे बढ़े और एल्विश को हेलो कहा। उन्होंने पूछा, मिस्टर एल्विश, क्या आप यहाँ डिनर के लिए आए हैं? एक्चुअली मुझे भी यहाँ कुछ काम था तो मैं भी आ गया। अगर आपको कोई परेशानी हुई है तो प्लीज सॉरी। प्रथम और उसके चाचा एल्विश को जानते थे। वो शहर का सबसे अमीर आदमी था। प्रथम डिमरी और उसकी फैमिली एल्विश चिनॉय को रिस्पेक्ट करते थे। तभी चिनॉय के गार्ड्स की टीम भी अंदर आई। उन्हें देखकर प्रथम और उसके चाचा घबरा गए। उन्हें पता था कि अगर एल्विश गार्ड्स को लेकर आया है तो जरूर कोई बात होगी। प्रथम ने चापलूसी दिखाते हुए कहा, प्रेसिडेंट एल्विश, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं सॉरी कहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आज रात आप यहाँ आएंगे, नहीं तो मैं कभी भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। प्रथम अभी इतना ही बोल पाया था कि उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। ये देखकर प्रथम के साथ खड़े लड़के और उसके गार्ड्स हैरान रह गए। सबके एक्सप्रेशन एकदम सीरियस थे। थप्पड़ पड़ते ही प्रथम गुस्से से भर गया, पर उसने अंदर ही अपने गुस्से को दबा लिया और धीरे से बोला, प्रेसिडेंट एल्विश, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों मारा? अगर कोई बात है तो हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तभी प्रथम के चाचा भी बोल पड़े, प्रेसिडेंट, अगर मेरे भतीजे से कोई गलती हुई है तो आप मुझे बताइए, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। बकवास बंद करो। अनंत डिमरी, तुम अपने भतीजे को समझा पाए होते तो ये इतना आगे बढ़ने की हिम्मत करता। तुम डिमरी फैमिली, क्या तुम सब मरना चाहते हो? तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं? मेरे डिनर में तुम लोगों ने परेशानी खड़ी की होती तो ये तो छोटी सी बात थी, पर तुम लोगों ने मिस्टर प्रतीक ओबेरॉय और उनकी पत्नी के डिनर के दौरान उन्हें डिस्टर्ब किया है, इसलिए अब तुम माफी के लायक नहीं हो। जैसे ही एल्विश ने ये बात कही, प्रथम और उसके चाचा अनंत के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए। उन्होंने हैरानी और डर के साथ एल्विश की तरफ देखा। अब उन्हें एहसास हुआ कि आखिर उनसे क्या गलती हुई थी। प्रथम और अनंत के मन में अलग अलग ख्याल उभरने लगे। कभी वो सोचते कि क्या जो लड़का अपनी पत्नी के साथ अंदर डिनर कर रहा था उसने एल्विश को यहाँ बुलाया? क्या वो एल्विश से भी बड़ा आदमी था? आखिर वो था कौन? तभी एल्विश चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अगर मुझे तुम्हारे बूढ़े दादा की परवाह नहीं होती तो मैं आज रात तुम दोनों को जान से मार डालता। प्रथम और अनंत अब इतने डरे हुए थे कि उनके शरीर लगभग कांप रहे थे। अनंत माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, प्रेसिडेंट, प्लीज शांत हो जाइए। मेरे भतीजे का दिमाग थोड़ा कम है। मैं खुद उस मिस्टर प्रतीक से माफी मांगने के लिए जाऊंगा। जैसे ही अनंत ने इतना कहा, एल्विश ने उसके गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ मारा। अनंत को समझ में नहीं आया कि अब इस बात पर एल्विश ने उसे क्यों मारा। तुम मिस्टर प्रतीक से माफी मांगोगे? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? और तुम प्रथम डिमरी, अगर तुम्हारे पिता भी यहाँ आएंगे ना तो वो भी उस कमरे में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता।
प्रथम और अनंत अब बुरी तरह से डर गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि प्रतीक की ऐसी क्या पावर थी कि वो चिनॉय का भी हेड था। उन दोनों ने तुरंत अपने घुटने टेक दिए। उन्हें घुटने टेकते देख एल्विश ने कहा, हाँ, तुम इसी लायक हो। तुम दोनों तब तक ऐसे ही बैठे रहोगे जब तक मिस्टर प्रतीक अपनी पत्नी के साथ खाना खत्म करके बाहर नहीं आ जाते। जब वो बाहर आएंगे और तुम्हें खड़े होने की इजाजत देंगे, तभी तुम खड़े हो सकते हो। ये सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये उनके लिए बहुत ज्यादा था। आज उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। फ्रंट डेस्क पर बैठी रिसेप्शनिस्ट की आंखें हैरानी से फैल गईं। प्रथम डिमरी और उसके चाचा घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे और हिलने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ देर बाद प्रतीक और पार्थी खुशी खुशी कमरे से बाहर निकले। उन्हें देखते ही एल्विश ने दोनों को हेलो कहा और रिस्पेक्टफुली कहा, हेलो मिस्टर प्रतीक, हेलो मिसेस ओबेरॉय। मिस्टर प्रतीक, आपको कुछ और चाहिए? प्रतीक ने एक्सप्रेशनलेस निगाहों से सबकी तरफ देखा। फिर उसकी नजर घुटनों के बल बैठे प्रथम और उसके चाचा अनंत पर पड़ी। वो दोनों प्रतीक की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। उनके चेहरे लाल थे और आंखों में घबराहट थी। प्रतीक ने एल्विश की तरफ देखा और कहा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। उसने पार्थी का हाथ पकड़ा और नीचे चला गया। गिरीश ने पहले ही कार स्टार्ट कर ली थी। वो दोनों कार में बैठे और वहाँ से निकल गए। प्रतीक वहाँ से चला गया, पर न्यू मून होटल में माहौल घुटन भरा था। एल्विश ने अनंत और प्रथम की तरफ घूर कर देखा। वो दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि प्रतीक तूफान की तरह आएगा और उन्हें हिला कर रख देगा। प्रतीक और पार्थी अभी कुछ दूर ही निकले थे कि तभी अचानक पार्थी का फोन बजा। पार्थी ने फोन उठाया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। प्रतीक ने पूछा, क्या हुआ पार्थी? पार्थी थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। उसने कहा, पता नहीं, हॉस्पिटल से फोन था। कह रहे थे कि कोई तुमसे मिलने आया था। उसका नाम अविजय शेखावत था। उसने बताया कि वो तुम्हारा चचेरा भाई है और हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पार्थी की आंखों में अभी भी एक उलझन दिख रही थी। प्रतीक के एक्सप्रेशन भी थोड़े चेंज हुए। ड्राइवर सीट पर बैठे गिरीश के एक्सप्रेशन भी चौंकाने वाले थे। उसके मुंह से निकला, अविजय शेखावत? इस अविजय शेखावत ने यहाँ तक हमारा पीछा किया? इसका मतलब वो आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। प्रतीक थोड़ा हैरान लग रहा था और उसकी आंखें गहरी होती जा रही थी। उसने गिरीश से अविजय शेखावत के बारे में पूछा था। अब वो प्रतीक को ढूंढते हुए सुखटाल तक पहुंच गया था। उसके यहाँ आने से प्रतीक को इस बात का अंदेशा हुआ कि उसने राघव और नरेंद्र बंसल को पकड़ लिया होगा। पार्थी ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ प्रतीक की तरफ देखा और बोली, प्रतीक, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? क्या ये सच में तुम्हारा कजिन है या ये उन लोगों के ग्रुप से है जिन्होंने मुझे पिछली बार किडनैप किया था? पार्थी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। इसके साथ ही वो प्रतीक की सिक्योरिटी को लेकर भी टेंशन में थी। उसका पिछला एक्सपीरियंस बहुत ही डरावना था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। पिछली बार जब उसे किसी ने किडनैप किया था तो प्रतीक की जान जोखिम में पड़ गई थी। अब ये आदमी प्रतीक के कजिन होने का दावा कर रहा था। पार्थी सोचने लगी, कहीं प्रतीक की फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होने वाला है। प्रतीक पहले ही बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है और इस आदमी ने यहाँ तक प्रतीक का पीछा किया। प्रतीक ने पार्थी की तरफ देखा जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो समझ गया कि पार्थी को टेंशन हो रही थी। उसने पार्थी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, शांत हो जाओ पार्थी, मैं सब संभाल लूंगा। पार्थी ने चिंता जताते हुए कहा, कैसे शांत रहूं प्रतीक? अभी अभी तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। अभी तुम्हारी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। सच में मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो चलो हम यहाँ से निकल लेते हैं। प्रतीक ने पार्थी को समझाते हुए कहा, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रतीक ने पार्थी से ये तो कह दिया था, पर वो जानता था कि अभी उसके लिए किसी से भी लड़ना झगड़ना आसान नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं सच में उस आदमी के साथ डील कर पाऊंगा?